हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियोस के लिंक आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्किश इन्वेजन के बारे में। मेरी लास्ट वीडियो जो वीडियो थी मेरी लास्ट मिडेवल हिस्ट्री को लेके, उसमें मैंने पहले करवाया था अरब इन्वेजन, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी हैं, जो कि अर्ली मिडेवल हिस्ट्री थी। जो मेन मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो इस्लाम से स्टार्ट होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अरब इन्वेडर्स कैसे हुए थे और कब हुए थे, तो हमने लास्ट राजपूत पढ़ा था। तो राजपूत में हमने पता है मोहम्मद गौरी जो थे वो भी बाहर से ही आए थे इंडिया में, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करी थी। वो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद अरब इन्वेजन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि कैसे वो इंडिया आए और उन्होंने इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, और जो फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेडर, जो कि इसके नेक्स्ट है। और इसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत करने वाले हैं, क्योंकि क्या होगा, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा है। हम पहले एक वीडियो में इन सारी डायनेस्टीज़ के बारे में कंप्लीट करेंगे, फिर उनके पॉलिटिकल, आर्मी और लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, रेवेन्यू, डिक्लाइन कैसे हुआ, और उसके बाद कौन कौन से रीजनल किंगडम्स आए। तो ये पूरा जो है अभी ये एक स्लाइड में जाएगा, ये एक स्लाइड में। आज सिर्फ करेंगे हम तुर्किश इन्वेडर से रिलेशन, इनसे रिलेटेड चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो तुर्किश इन्वेजन की हम बात करें इंडिया में, तो ये तकरीबन 971 से लेके 1030 AD की बात है ये। तो महमूद ऑफ गजनी इनका नाम है, जो पहले इन्वेडर रहे होंगे तुर्किश डायनेस्टी से। तो महमूद गजनी जो है, इनको और क्या कहा जाता है, इनको महमूद ऑफ गजनी भी बोला जाता है, इनको सिर्फ गजनी भी बोला जाता है। कई बार आपको सिर्फ MD लिख के और गजनी लिख देंगे, तो इनके नाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं लेनी है। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात करें, हु रूल्ड गजनी, मतलब गजनी ने रूल किया है 971 से लेके 1030 AD तक। तो आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है, क्योंकि ये पहले टर्किश इन्वेडर थे। तो इनका आपको फर्स्ट आक्रमण इन्होंने इंडिया में कब किया था, क्या टाइम पीरियड था, ये आपको पता होना चाहिए। सो टू प्लंडर द वेल्थ, तो वेल्थ को प्लंडर करने के लिए, यानी कि जो इंडिया में जितना भी वेल्थ या मनी हुआ करता था, क्योंकि हम जानते हैं उस टाइम पे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा था, पैसा बहुत था। तो ये इनका जो पर्पज़ था मेन, महमूद ऑफ गजनी का, इनका मेन पर्पज़ था इंडिया पे अटैक करना, और इंडिया का जो गोल्ड है, जो पैसा है, इंडिया की जो वेल्थ है, वो इंडिया से बाहर ले जाना। ये यहाँ पर शासन करने नहीं आए थे। देखिए, इस्लाम दो टाइप का था, मुस्लिम इन्वेजन। एक इस्लाम वो थे, मुस्लिम इन्वेजन बोल सकते हो, या फिर जो दिल्ली सल्तनत है, वो इंडिया में ही आए थे बाहर से, लेकिन वो इंडिया में ही रूल करते थे। वो इंडिया का जो कुछ पैसा बाहर ले जाने के लिए नहीं, वो इंडिया में बसने के लिए ही आए थे। लेकिन जो अरब इन्वेडर्स थे और टर्किश इन्वेडर्स थे, ये इंडिया में अटैक करने के पर्पज़ से आए थे कि इंडिया का सारा वेल्थ ये इंडिया से बाहर ले जाए और अपने एरिया में, यानी कि अपनी कंट्री में, ये वो पैसा वहाँ पर रखें। तो इनका जो फर्स्ट अटैक था, ही मेड वेरी फर्स्ट अटैक इन 1001। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि महमूद ऑफ गजनी ने फर्स्ट अटैक जो है 1001 में किया था। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स, टोटल 17 टाइम्स इन्होंने इंडिया में अटैक किया। किसके पर्पज़ से, वेल्थ के पर्पज़ से, लूट के पर्पज़ से, कि सारा इंडिया का जो वेल्थ है, पैसा है, वो इंडिया से बाहर ले जाए अपनी कंट्री में। ही मेड हिज 16th अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन 1025 जस्ट टू प्लंडर द गोल्ड। कहने का मतलब ये है कि इनका जो 16वां अटैक था, देखिए टोटल अटैक इनके 17 थे, लेकिन जो 16th अटैक इनका था, वो सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने लूटा था उस टाइम पे। क्योंकि आप सबको पता है कि सोमनाथ टेम्पल काफ़ी फेमस है, उस टाइम पे भी बहुत ही फेमस था और बहुत ज़्यादा गोल्ड वहाँ पे होता था। तो उस गोल्ड को लूटने के लिए वो इंडिया में आए थे, और 16th अटैक जो था वो इनका सोमनाथ टेम्पल में हुआ था। तो दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आए थे, 1025 में, जस्ट टू प्लंडर द गोल्ड। द राजपूत पावर हैड डिक्लाइंड व्हेन महमूद स्टार्टेड हिज इन्वेजन इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि राजपूत पावर डिक्लाइन हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बाद, क्योंकि सारा जो रीजनल किंगडम्स थे वो डिवाइड हो गए थे छोटे छोटे एरिया में, और फिर मुस्लिम इन्वेडर्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट से ईजिली जो है अवेलेबल हो गए थे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। तो राजपूत पावर के जस्ट डिक्लाइन के बाद महमूद ने स्टार्ट किया, गजनी ने, अपना इन्वेजन इंडिया में। और द मोटिव्स ऑफ महमूद बिहाइंड दिस कॉन्क्वेस्ट वर, मतलब इसका मेन मोटिव क्या था इंडिया में आके अटैक करने का। हिज एम वॉज टू स्प्रेड द, ये आप लिख लेना क्योंकि एज इट इज़ हेडलाइन आपको दे दी जाएगी। इनका जो एम था वो स्प्रेड करना था अपना रिलीजन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का एक पर्पज़ क्या था, अपना इस्लाम को दिखाना, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में मोस्टली हिंदू ही हुआ करते थे, मुस्लिम बहुत कम थे। तो इसलिए वो अपना इस्लाम स्प्रेड करने आए थे। एंड टू डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल्स, मेन इनका इस्लाम को कैसे प्रचार करते थे, इंडिया की ही, मतलब जो राजस्थान वगैरह एरिया है वहाँ पे ही ये आकर वहाँ की औरतों से शादी करके अपना जो इस्लाम है उसको आगे बढ़ाते थे, और हिंदू टेम्पल्स को ये डिस्ट्रॉय करते थे। ठीक है, ही ऑल्सो नोन एज सिखन, इन्हें सिखन भी बोला गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस, यानी कि जो पुरानी प्राचीन चीज़ें थी उनको ये डिस्ट्रॉय करते थे।
नेक्स्ट इनका क्या मेन पर्पस था? ही वॉन्टेड टू गैदर द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया एंड यूज इट इन टू ट्रांसफॉर्म हिज कैपिटल सिटी गजनी। अब गजनी जो इनकी मेन सिटी थी, उसको इंडिया से सारा वेल्थ ले जाते थे वहाँ पर, और अपने कैपिटल गजनी को ये वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते थे, उसको डेवलप करते थे इनटू अ पावरफुल रीजन में। द एंटायर सेंट्रल एशिया, मतलब ये आए थे सेंट्रल एशिया के अरब साइड से ही, वहाँ पर ये अपना पैसा लगाते थे इंडिया से ले जाके। इंडिया को इन्होंने 17 बार अटैक करके बहुत पैसा इंडिया का इन्होंने बाहर ले गए। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ हिज प्लंडर वेल्थ ही कुड कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमी इन सेंट्रल एशिया। आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, आपकी आर्मी स्ट्रांग बनेगी, आप वेपन्स ले सकते हो, वेपन्स बनवा सकते हो। एनिमल्स जैसे हॉर्सेज, एलिफेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे लड़ाई वॉर करने के लिए, वो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी आर्मी बहुत बड़ी हो जाएगी, मिलिट्री वेपन्स आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप जो है अपने आप को सेव कर पाओगे। इस तरीके से इन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया में जो है अपना दबदबा बना लिया था। फॉलोइंग द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, अगर हम बात करें जो अरब्स ने इन्वेजन किया था सिंध पे, तो हमें पता था कि हमने इसके पहले हमने अरब इन्वेडर से पढ़ा है जो उन्होंने सिंध पे किया था, अटैक किया था। इट वॉज द तुर्क्स हु मेड इन रोड्स इन टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी। अगर हम बात करें कि अरब इन्वेजन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट कौन आए थे? तुर्क्स आए थे, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? सेम पाथ पे वो भी चल के इंडिया में आए थे 11th सेंचुरी में। एंड द तुर्क्स आर क्रेडिटेड विद स्टैब्लिशिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया। आए तो पहले अरब्स थे, लेकिन स्टैब्लिश किसने किया था मुस्लिम रूल इंडिया में? तो वो तुर्क्स थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था। महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया इन 1001, यानी कि ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी थी। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश कॉन्करर ऑफ इंडिया। तो इसको हम पहला तुर्किश कॉन्करर यानी कि अटैकर बोल सकते हो या विजेता बोल सकते हो, जिसने इंडिया पे रूल किया। आफ्टर डिफीटिंग जयपाल, यानी कि जयपाल को डिफीट करने के बाद, जो कि रूलर थे हिंदू शाही डायनेस्टी के। तो जयपाल कौन थे? ये हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर थे, इनको डिफीट किया था, ठीक है, किसने? क्या तुर्किश रूलर गजनी ने। तो ये पूरी लाइन क्या बोल रहा है कि आफ्टर डिफीटिंग जयपाल द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी, फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान और आनंदपाल ऑफ नगरकोट एंड द चंडेलाज रूलर्स ऑफ मथुरा, कन्नौज एंड ग्वालियर, ही रिटर्न टू गजनी विद एनॉर्मस वेल्थ। तो इसने किस किस को हराया? इसने हिंदूज को हराया, ठीक है, मुल्तान को हराया, वहाँ के जो दाऊद थे उनको, और नगरकोट के आनंदपाल को हराया इन्होंने, चंदेलास को हराया, मथुरा को हराया, कन्नौज, ग्वालियर, इन सबको डिफीट करने के बाद गजनी ने जो यहाँ का सारा वेल्थ था, यानी कि जो सारा पैसा था, गोल्ड था, वो सभी अपने कैपिटल गजनी में ले गया और वहाँ पर उसको डेवलप करने के लिए वो पैसा उसने यूज़ किया। नेक्स्ट देखेंगे कि 1025 एडी में गजनी, या फिर महमूद बोल सकते हैं, या महमूद ऑफ गजनी, आप समझ जाना। तो गजनी ने लॉन्च किया एक सिग्निफिकेंट इन्वेजन अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल। हम सब ने पढ़ा था कि इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, क्योंकि इसको वहाँ का गोल्ड चाहिए था, जो कि था कोस्ट ऑफ काठियावाड़ पे। एंड राजा भीमदेव द रूलर ऑफ काठियावाड़ एंड द फॉलोअर्स फ्लड, और उनके फॉलोवर्स थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1025 में गजनी ने जो है अपना इन्वेजन यानी कि अपना अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे फॉर लूटिंग पर्पस, यानी प्लंडर करने के लिए वहाँ का सारा गोल्ड, जो कि कोस्ट ऑफ कठियावाड़ पे था, ठीक है। तो कठियावाड़ के राजा उस टाइम थे राजा भीमदेव, वो वहाँ के रूलर थे और वहाँ पे उनके कुछ फॉलोवर्स रहते थे। तो वहाँ पर जो सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पे गजनी ने अपना अटैक किया था लूटिंग के पर्पज़ से। अगर हम बात करें इन 1025 सीई, ही रेडेड सोमनाथ टेम्पल इन कठियावाड़। तो इसने रेड किया कठियावाड़, मतलब कोस्ट पे, जहाँ पे सोमनाथ टेम्पल था, जो कि सौराष्ट्र में था। दिस वॉज हिज 16th एक्सपेडिशन, इसका 16वां अटैक था इंडिया पे। इट वॉज द चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात भीम वन हु लेटर रिपेयर द टेम्पल। तो कहने का मतलब है गजनी ने जो सोमनाथ टेम्पल अपने 16th अटैक में डिस्ट्रॉय किया था, वहाँ पे लूट मचाई थी, तो अब बोल सकते हैं कि उस टाइम पे उसके बाद चालुक्य रूलर थे जिनका नाम था भीम वन, जो कि गुजरात में उस टाइम पे चालुक्य रूलर थे, भीम वन। तो उन्होंने उस टेम्पल को फिर रिपेयर करवाया था आफ्टर अटैक। गजनी इन्वेडेड भाटिया। तो गजनी ने कहाँ कहाँ जो है अपने इन्वेजन किए, जो इसने 17 अटैक किए वो कहाँ कहाँ पे किए, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो अटैक इसने किया कब, हमने देखा था 1001 में अटैक किया था, लेकिन गजनी ने फिर इन्वेड किया भाटिया पे, तो जो कि 1005 पे किया था। फिर गजनी ने मुल्तान पे इन्वेड किया, अटैक किया 1006 में। ड्यूरिंग दिस टाइम आनंदपाल अटैक्ड हिम। तो इस टाइम पे आनंदपाल ने इस पर अटैक किया था। ठीक है, अब हम बात करें महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड एंड क्रस्ड सुखपाल रूलर ऑफ भटिंडा। 1007 में इसने किसको हराया? भटिंडा के रूलर
जो कि सुखपाल थे। गजनी अटैक्ड नगरकोट, इन्होंने नगरकोट पे भी अटैक किया जो कि पंजाब हिल्स में है 1011 एडी में। ये सिर्फ मैं बस बता रही हूँ कि इसके लाइन वाइज जो अटैक इसने कैसे किए थे। महमूद अटैक द शाही किंगडम अंदर आनंदपाल, इसने आनंदपाल के अंदर जो शाही किंगडम था वहाँ पे भी अटैक किया और डिफीट किया उनको इन द बैटल ऑफ वेहिंद में। तो वेहिंद का बैटल हुआ था किसके बीच में, आनंदपाल और महमूद के बीच में, यानी गजनी के बीच में। द हिंद शाही कैपिटल नियर पेशावर इन 1013 एडी। महमूद ऑफ गजनी ने कैप्चर किया था थानेसर को, तो इन्होंने थानेसर को कैप्चर कर लिया था कब, 1014 एडी में। फिर गजनी ने अटैक किया कश्मीर पे भी ठीक 1 साल बाद, जब इसने थानेसर को कैप्चर किया उसके जस्ट 1 साल बाद इसने कश्मीर पे भी अपना अटैक किया। ही अटैक्ड मथुरा इन 1018 एंड डिफीटेड अ कोलिएशन ऑफ रूलर्स, मतलब वहाँ पे जो कोलाइड करके जो मतलब एक दूसरे के सपोर्ट करके रूलर्स वहाँ पे थे उनको ब्रेक किया उसने, वहाँ पे अटैक किया, इंक्लूडिंग अ रूलर कॉल्ड चंद्रपाल। वहाँ पे चंद्रपाल भी एक रूलर थे। महमूद ने कॉन्कर किया कन्नौज, कन्नौज पे इसने अपनी विजय प्राप्त करी इन 1021 में बाय डिफीटिंग कन्नौज किंग चंडेला गौदा। तो चंडेलाओं को महमूद गजनी ने हराया था, तो कन्नौज के थे ये, वहाँ पे इनको डिफीट किया इसने 1021 में, वहाँ पे भी इसने अपनी विजय प्राप्त करी। ग्वालियर पे भी इसने इन्वेट किया था और कॉन्कर किया था किसने, महमूद गजनी ने। अटैक किया ग्वालियर पे कब, 1023 एडी में। महमूद गजनी अटैक द सोमनाथ टेम्पल, जो कि इसका 16th अटैक था इंडिया में 1025 में, जो इसने लूट के पर्पज़ से वहाँ का सारा वेल्थ जो था इसने लूट लिया था इनसाइड द टेम्पल। महमूद गजनवी की बात करें तो ये मर गए थे 1030 में, यानी कि ठीक 5 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी 70वां अटैक करने के बाद ड्यू टू मलेरिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट तुर्किश रूलर थे जिनका नाम था महमूद गजनी, उनकी डेथ किस रीज़न से हुई थी, तो उनकी डेथ पहले तो आपको डेट याद रखनी है 1030 में हुई थी। दूसरी बात कि इनकी मलेरिया से डेथ हुई थी, ये इनका लास्ट इन्वेजन था, ठीक है। 17th इन्वेजन जो था महमूद गजनी का, ये कम्प्लीटली चेंज करा था इसने पॉलिटिकल सिचुएशन को इंडिया के। किस तरीके से वो देखेंगे हम। ही पेव्ड द वे फॉर द तुर्क्स एंड अफगान्स फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट, मतलब अगर कोई रूलर बाहर से आके, अगर आज भी इंडिया में कोई 17 बार एक ही इंसान आके अटैक करेगा तो इससे क्या होगा, सबको ये लगेगा कि इंडिया में काफ़ी वीक रूलर्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इनको क्या होगा, बाहर के फिर और आसपास की कंट्री के जो रूलर्स होंगे वो इंडिया पे अटैक करने आएंगे, वो भी लूटने के पर्पज़ से आएंगे, कुछ लूटने के पर्पज़ से आए, कुछ यहाँ पर रहने के पर्पज़ से यहाँ पे शासन करने के लिए आए थे। तो इसी के बाद आए थे हमारे दिल्ली सल्तनत में सारे के सारे जो मामलुक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी वगैरह, हम आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों के अटैक के बाद, तुर्किश अटैक और अरब अटैक के बाद क्या हुआ कि बाकी भी जो अरब अफगान के जो लोग थे उनको इंडिया में अटैक करने का मौका मिल गया। मेक डीपर इनकर्शन इनटू द गंगेटिक वैली एट एनी टाइम, तो उस टाइम पर इजीली कोई भी बाहर से आके गंगा वैली तक अटैक करके जा पाता था। ही ट्रेंड द इमेंस रिसोर्स ऑफ इंडिया, तो गजनी ने क्या किया, इंडिया का मोस्टली जो सारा कहते हैं ना काफ़ी हैवी गोल्ड और पैसा जो था इसने सारा खाली कर दिया था इंडिया को। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इसने इंडिया के छीन लिए थे इंडिया से उस टाइम पे बाय हिज रिपीटेड रेज। अगर कोई 17 बार रेड कर रहा है तो इसका मतलब वो इंडिया से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लेके जा चुका था, विच एडवर्सली अफेक्टेड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया में खुद की ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अब पैसा कम हो गया था। द इंक्लूजन ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान इन गजनीज किंगडम, जो पंजाब और अफगानिस्तान के एरिए में जो उस टाइम पे जो अफगानिस्तान था, तो गजनी के किंगडम में इंडिया के जो फ्रंटियर वीक्स थे एंड ओपन द गेट्स ऑफ इंडिया टू बी कॉन्क्वर्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब ये अगर हमारा इंडिया है और अगर इस एरिया से कोई अटैक करेगा कंटिन्यूस, तो यहाँ के रूलर्स तो वैसे ही वीक हो गए, इधर के जितने भी टेम्पल्स थे जो रूलर्स थे उन पे ये अटैक कर करके वहाँ का सारा पैसा, सारा का सारा जो गोल्ड था वो सब ये लेके जा चुके थे। अब अगर यहाँ अफगान है, यहाँ पे अरब है, जो भी कंट्रीज़ हैं इधर आसपास, इनको भी मौका मिल गया इंडिया में इस तरीके से आने का, क्योंकि यहाँ पर कोई इनके लिए बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, ना कोई पानी का एरिया था, ना पहाड़ थे। हिमालय वाला एरिया हमारा सेफ था, लेकिन इस साइड का एरिया बहुत ही ईजी पड़ता था लोगों को यहाँ पे इंडिया में अटैक करने के लिए। महमूद गजनी के करेक्टर एस्टिमेशन की हम अगर बात करें तो महमूद ऑफ गजनी वॉज एशियाज़ ग्रेटेस्ट मुस्लिम लीडर, एशिया का उस टाइम का ग्रेटेस्ट मुस्लिम लीडर था ये, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट पूरे सेंट्रल एशिया पे अपना ओहदा बनाया हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इसको आर्ट और लिटरेचर का काफ़ी शौक था, एज वेल एज स्कॉलर सच एज फिरदौसी एंड अलबरौनी। फिरदौसी और अलबरौनी का सबने नाम सुना हुआ है। मिडेवल हिस्ट्री में अगर हम ट्रैवलर्स की बात करें तो ये इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिरदौसी और अलबरौनी का जो रिलेशन है वो किससे है, महमूद ऑफ गजनी से।
सम रिमेंबर हिम, कुछ को याद है एज एन इस्लामिक हीरो, कुछ इसको एज अ इस्लामिक हीरो मानते हैं क्योंकि इंडिया में अगर इस्लाम या मुस्लिम रूल्स जो आया है वो यही लेकर आया था महमूद गजनी। वाइल अदर रिमेंबर हिम एज अ डिस्क्रिएटर, डिस्क्रेटर यानी ऑफ हिंदू, मतलब कुछ इसको इस्लाम के हीरो के नाम से जानते हैं, कुछ इसको हिंदू के नाश करने के नाम से जानते हैं कि डिस्क्रेटर, इसने हिंदुओं का काफ़ी नुकसान किया था। जैन हो, बुद्धिस्ट हो, इन सब के श्राइन्स जो थे, टेम्पल्स थे, इन सबको डिस्ट्रॉय किया था। बाय इस्टेब्लिशिंग मुस्लिम रूल ओवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इसने काफ़ी लार्ज एरिए पे जो है अपना रूल बना लिया था। तो ही परमानेंटली अल्टर्ड द नेचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, तो यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा औहदा जम चुका था। मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये राजपूत किंगडम में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इस सीरीज़ कैसे आगे बढ़ रही थी। तो मोहम्मद गौरी जो थे, इनका टाइम इनके बाद आया, ठीक है। तो मुइज़ अद-दीन मोहम्मद, ये इनका नाम था पूरा, ये आपको याद नहीं रखना है वैसे। ऑल्सो नोन एज मोहम्मद गौरी, हाँ अगर स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछ ले जाए कि ये प्रॉपर नाम दे दे, मुइज़ अद-दीन मोहम्मद किसका नाम था, तो ये महमूद ऑफ गौरी का नाम था। वॉज अ सुल्तान ऑफ गौरिद एम्पायर, तो गौरिद एम्पायर के सुल्तान थे मोहम्मद गौरी, फ्रॉम 1173 से लेके 1202 तक। एंड देन एज द सोल रूलर फ्रॉम, इतने टाइम तक इनका रूलिंग पीरियड था। ही इज़ क्रेडिटेड विद स्टैब्लिशिंग मुस्लिम रूल, इनका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट है इंडिया में मुस्लिम रूल यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम रूल को स्टैब्लिश करने के लिए, विच लास्टेड फॉर सेंचुरीज, कम से कम एक सेंचुरी तक थे यहाँ पे ये इंडिया में। ही रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान में इन्होंने रूल किया, बांग्लादेश में, ईरान में, नॉर्थन इंडिया में, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एरिया में इन्होंने रूल किया था। थो द गौरिद एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड, इनका जो एम्पायर था ज़्यादा लंबे तक नहीं चला था। एंड गौरीज स्टेट रिमेन्ड इन पावर अंटिल द तिमुरिड्स अराइव्ड, तो इनकी पावर तब तक रही जब तक तिमुरिड्स इंडिया में नहीं आए थे। और मुइज़ कॉन्क्वेस्ट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मुस्लिम रूल इन इंडिया। 1206 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, अ फॉर्मर मुइज़ स्लेव, यानी हमें पता है कि स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं हम उसको, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं और वो यहाँ पर अपना जो शासन है वो यहाँ पे बनाते हैं अपना। ये लूटिंग के पर्पज़ से नहीं आए थे, ये इंडिया में ही रहने के पर्पज़ से, यहीं पर आकर ये शासन करने के पर्पज़ से आए थे। तो मोहम्मद गौरी, और हमें पता है कि 2 बैटल हुए थे पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। तो पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, जिसमें ही अटैक्ड द फोर्ट्रेस ऑफ भटिंडा एंड देन मेड हिज वे इनटू द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो इनका मेन जो लड़ाई था वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। गौरी को उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन नियर थानेवर, ठीक है। और भटिंडा वॉज रिकवर्ड। तो जब पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी को जिंदा जाने दिया था। अब वो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि अगर ये उसी टाइम उसको मार देते तो शायद मोहम्मद गौरी इंडिया में शासन नहीं कर पाता। सेकंड बैटल जो हुआ था तराइन का, वो जस्ट 1 साल बाद हुआ था। तो इस बैटल में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ये सबको पता है, इस पर मूवीज़ और सीरियल्स काफ़ी आ चुके हैं। फिर आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वॉज असिस्टेड इन द बैटल, वो इस बैटल में आए एंड डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को एज अ प्रिजनर, लेटर पुटिंग हिम टू द डेथ। हम सबको पता है पूरी स्टोरी क्या, तो मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री तुर्किश रूल बिगेन विद द कंक्लूजन ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो टर्किश रूल जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन के आसपास चलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ तराइन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज की डेथ इसके बाद ही हुई थी। और मोहम्मद गौरी जो था अपॉइंट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ कमांडर। हालांकि बाद में गौरी को भी पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं, उसी टाइम दोनों की डेथ हो जाती है, ये सबको पता है। तो बाद में फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी के कमांडर होते हैं, ये अपने सत्ता को एज अ स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। राजपूत अपराइजिंग की हम बात करें तो बिटवीन 1193 से लेके 1198 एडी के बीच में मैनी राजपूत्स आते हैं, वर फॉर्म्ड, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनको क्रश कर देता है एंड टू कंट्रोल ऑफ दोज एरियाज। मतलब बहुत ही रूलर जो है राजपूत के वो वीक हो गए थे, और उससे जो है स्लेव डायनेस्टी और मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिल गई थी मुस्लिम्स को इंडिया में आकर रूल करने की। तो महमूद ऑफ गौरी डिक्लेयर्ड दिल्ली टू बी द कैपिटल, वो दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर कर चुके थे, उसके बाद से ही दिल्ली आज तक कैपिटल बनता चला आ रहा है। लेकिन बाद में हमें पता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे काफ़ी मुगल्स के टाइम पे भी कई बार दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट हुई है, कभी लखनऊ गई है, कभी कलकत्ता गई है, तो ये सब हमें पता है, हम देखेंगे आगे। इन 1194 महमूद ऑफ गौरी
इन एंड जयचंद ऑफ कन्नौज। तो गौरी होते हैं और जयचंद होते हैं जो कि कन्नौज से होते हैं, ऑफ द गदावला डायनेस्टी फाउट बैटल ऑफ चंदावर। तो जयचंद जो है कन्नौज के और महमूद गौरी बैटल ऑफ चंदावर लड़ते हैं। इट वॉज हेल्ड इन चंदावर। चंदावर में ही ये लड़ाई होती है, जो कि मॉडर्न आज के दिन अगर हम बात करें तो फिरोज़ाबाद जिसे हम बोलते हैं उसके पास में ही है चंडावल, ऑन द यमुना रिवर नियर आगरा। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि जयचंद जो थे कन्नौज के और महमूद गौरी ने यमुना रिवर के पास लड़ाई लड़ी थी चंदावर में, तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है, आगरा के पास है। गौरी ने डिफीट किया था, गौरी डिफीटेड एंड किल्ड जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ थे एंड द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो गौरी क्या करता है, वो जयचंद्र को मार देता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ थे, जिसे हमें पता है सहयोगिता से इनकी शादी हुई थी, वो वहाँ के राजा थे कन्नौज के, तो वो काफ़ी ग्रेटेस्ट रूलर थे कन्नौज के। द विक्ट्री इन दिस बैटल गेव मोहम्मद कंट्रोल ऑफ मच ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो इस विक्ट्री से जो मोहम्मद गौरी है इसको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाता है नॉर्दर्न इंडिया में रूल करने के लिए। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार की बात करें तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी का हम सबको नाम बहुत अच्छे से याद है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। वन ऑफ द मोहम्मद गौरीज कमांडर, ये भी मोहम्मद गौरी का कमांडर था जिसने डिस्ट्रॉय किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को 1202 AD में। और ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द पाल एम्पायर। हमने पाल पढ़ा था ना, पाल डायनेस्टी, उसके टाइम पे इन्होंने ये नष्ट किया था। तो पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है हिंदू रूलिंग ख़त्म हुई, हिंदू का जो शासन था वो ख़त्म हुआ और मोहम्मद गौरी का जो शासन है आया। तो ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी था। तो आज हमारा टर्किश इन्वेडर कंप्लीट हो गया है। कल से हम दिल्ली सल्तनत करेंगे, जिसमें हम ये सारी की सारी डायनेस्टी करेंगे। इलबारी को ही हम स्लेव भी बोलते हैं और स्लेव बोलते हैं और मामलुक भी बोलते हैं। तो ये डायनेस्टी होगी, तो स्लेव से लेके लोधी डायनेस्टी तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और इनका डिक्लाइन और इनके किंगडम्स देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने काम किए थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, मे बी आधे घंटे की भी नहीं, 20 से 25 मिनट की, तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लंबी होगी हमारी, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा जाएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर देना।